सब्जेक्ट फिजिक्स के लिए चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम साउंड है उसकी बात करते हैं। क्योंकि चैप्टर्स है साउंड तो हमें पता होना चाहिए कि साउंड किस तरह प्रोड्यूस होता है। तो सिंपल वन वर्ड या वन सेंटेंस में हम कह सकते हैं कि वाइब्रेटिंग बॉडी प्रोड्यूस साउंड। कि अगर कोई बॉडी वाइब्रेट कर रही हो तो हम कहते हैं कि वो साउंड प्रोड्यूस करती है। अब वाइब्रेशन क्या होता है? देखिए, वाइब्रेशन जो है वो मोशन की एक टाइप है। वैसे तो कई किस्म के मोशंस होते हैं, जैसे ट्रांसलेटरी मोशंस होता है, इसके अलावा रोटेटरी मोशन होता है, देन वाइब्रेटरी मोशन भी मोशन है। मोशन के ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर और भी टाइप्स होते हैं, जैसे कि स्ट्रेट लाइन मोशन कह सकते हैं, सर्कुलेटरी मोशंस कह सकते हैं, रैंडम मोशंस कह सकते हैं। लेकिन वाइब्रेटरी मोशन जो है वो एक स्पेशल टाइप का मोशन होता है कि जिसमें कोई मूविंग बॉडी अपने मीन पोजीशन या फिक्स पोजीशन के लेफ्ट राइट मूव करी होती है। इसकी मिसाल मैंने देना है, या पहले मैंने आपको बताया होगा कि पेंडुलम की मिसाल ले लें कि अगर पेंडुलम को अगर हम किसी भी स्ट्रिंग से जोड़ दें और यहाँ एक बॉक्स लगा दें और इसको यहाँ ले आते हैं, तो बहरहाल अगर यहाँ लाने के बाद उसको छोड़ते हैं तो इसकी मूवमेंट जो है वो शुरू हो जाती है। इसका मतलब ये जो बॉक्स है ये फिक्स पोजीशन के राइट और लेफ्ट मूव करना शुरू कर देता है। अब ये जो पोजीशन है ये इसकी मैक्सिमम पोजीशन कहलाती है। तो कोई भी ऐसी बॉडी जो अपनी मेन पोजीशन या फिक्स पोजीशन के अराउंड लेफ्ट राइट मूव करती है, लिहाजा इस किस्म की मूवमेंट को हम वाइब्रेटरी मोशंस कह सकते हैं या कहते हैं। तो चूंकि साउंड जो है हमेशा प्रोड्यूस होता है विद द हेल्प ऑफ वाइब्रेटरी मोशंस, तो अब इस तरह हम ये देखें कि इसके कुछ कंडीशंस होते हैं। एक कंडीशंस ये होते हैं कि जो जहां ये वाइब्रेट होता है वाइब्रेटिंग बॉडी उसका एरिया क्या है। दूसरी बात ये होती है कि हम ये देखते हैं कि जो मूव हो रही होती है बॉडी, वो असल में किसी मीडियम के थ्रू जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो साउंड प्रोड्यूस कर रही होती है, तो उसके लिए हमें मीडियम की जरूरत होती है। तीसरी बात ये होती है कि जो लिसनर होता है, जाहिर सी बात है कि उसके कानों में आवाज़ जो है वो पहुंचती है। तो ये कंडीशंस होते हैं कि जो साउंड के जो है प्रोड्यूस होने का बायस बनते हैं। अब इसकी मिसाल देख लें कि जैसे हमारे पास एक मॉस्किटो है जिसको हम मच्छर कहते हैं। वो जब मूव कर रहा होता है, उड़ रहा होता है, तो उस वक्त हमें साउंड सुनाई नहीं देता, लेकिन जैसे ही वो हमारे कानों के करीब आता है तो हमें आवाज़ सुनाई देता है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो मॉस्किटो का विंग्स है यानी पर वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं एयर में। तो वाइब्रेट कर रहे होते हैं एयर में, तो जाहिर सी बात है एयर पार्टिकल्स भी होती है, तो एयर पार्टिकल्स जो है वो मूव करते करते एनर्जी हमारे कानों तक ले आती है, तो इस तरह हमें आवाज़ समझ में आता है, ये सुनाई देती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई ना कोई मीडियम की जरूरत होती है। क्योंकि साउंड की हम बात कर रहे हैं तो जो साउंड जो है जो मूव कर रही होती है वो एक वेव्स के थ्रू होती है, लिहाजा हम कहते हैं कि साउंड जो है हमें साउंड वेव्स के थ्रू जो है वो हमारे कानों तक पहुंच रही होती है। अच्छा, इसी तरह हम एक मिसाल दे देते हैं ट्यूनिंग फोक की। ट्यूनिंग फोक जो होते हैं ये आप देखेंगे इस तरह जो है वो बना हुआ होता है और ये हमारे लेबोरेटरी में मौजूद होता है, याद रखिएगा। ये आयरन का बना होता है, इसके इस चीज़ को हम क्रोम कहते हैं। अब ट्यूनिंग फोक जो है इसको क्या करते हैं कि मिसाल के तौर पर अगर किसी रबर की शीट पर इसको रखते हैं और रबर के टुकड़े पर इसको अगर हम इसको हैमर करते हैं, मारते हैं, तो क्या होता है ये वाइब्रेट करना शुरू हो जाता है। अब जाहिर सी बात है इसके अपने एक एरिया है वह वाइब्रेट करना शुरू हो जाता है, तो ये मूव होता है। अब क्या होता है, कुछ राइट में हो जाता है, फिर लेफ्ट में जाता है, तो राइट लेफ्ट होने की वजह से बेसिकली ये वाइब्रेट करता है। जब वाइब्रेट करता है तो ये ट्यूनिंग फोर्क साउंड प्रोड्यूस करता है। अच्छा, अब साउंड चूंकि वेव्स की शक्ल में मूव कर रहा होता है, तो अब जो वेव्स है तो आपको पता है वेव्स के लिए मीडियम की जरूरत होती है। तो ऐसा वेव जिसको मीडियम की जरूरत हो उसको मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि साउंड जो एक जगह से दूसरे का मूव कर रहा होता है
तो उसके लिए मीडियम की जरूरत होती है, तो हम कह सकते हैं कि साउंड वेव जो है मैकेनिकल वेव्स है। तो अब ये वेव्स किस तरह जो है ये मूव कर रहा होता है, देखिए ये हमारे पास एयर पार्टिकल्स हैं, ठीक है। जब ये राइट में जाता है ना, तो इसके पार्टिकल जो है ना बहुत एक दूसरे के करीब करीब हो जाते हैं। फिर जब ये ट्यूनिंग फोर्क का ये प्रॉन्ग लेफ्ट की तरफ मूव करता है, तो ये थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है, इसके पार्टिकल रिलैक्स हो जाते हैं। फिर राइट की तरफ जाता है तो उसके पार्टिकल बहुत ज्यादा एक दूसरे के टैक्ट यानी कि क्लोज चले जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ। फिर ये अगर लेफ्ट की तरफ मूव करता है इसका प्रॉन्ग, तो ये थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं, और फिर अगर ये राइट में जाते हैं तो ये फिर कॉम्प्रेस हो जाते हैं, यानी कि इसके पार्टिकल जो है वो एक दूसरे के करीब करीब आते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ हमें दो हिस्सा नजर आ रहा है, ये और ये। देखिए ये पोर्शन जो होता है ना, इसको हम कहते हैं रेयर फ्रैक्शन, ये कहलाता है रेयर फ्रैक्शन, जहां पार्टिकल बहुत एक दूसरे के क्लोज होते हैं। और ये जो है हिस्सा, इसको हम कहते हैं कंप्रेशंस। ये हमारे पास कंप्रेशंस है, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास जहां पार्टिकल बहुत एक दूसरे से करीब करीब हो जाते हैं, तो ये कहलाता है कंप्रेशन, से कंप्रेस हो गया। और जहां ये रिलैक्स होते हैं पार्टिकल्स, एयर पार्टिकल्स, वो कहलाता है रेयर फ्रैक्शन। अच्छा, अब चूंकि ये वेव जो है साउंड वेव, इसको मीडियम की जरूरत होती है, तो आप देख रहे हैं कि ये एयर है, और एयर पार्टिकल्स होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि साउंड की जो वेव्स की जो एनर्जी होती है वो एक दूसरे को ट्रांसफर करती है, फिर दूसरे तीसरे को ट्रांसफर करती है, तीसरे चौथे को ट्रांसफर करती है, चौथे पांचवें, इस तरह जो है ये मूव्स होती है। अच्छा, ये मूव होगी और मूव होने के बाद जो है ये हमारे जो है वो कानों तक पहुंच जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब भी हुआ कि साउंड वेव्स को मीडियम की जरूरत होती है, बगैर मीडियम के ये मूव नहीं करता। अच्छा, अब इसकी मिसाल देखें, क्योंकि ये वेव्स मूव कर रहा है, तो अब किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? देखिए, जिस डायरेक्शन में वेव जा रहा है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल्स भी इसके मूव होंगे, एनर्जी इसकी। तो याद रखिएगा कि एनर्जी जो पार्टिकल्स है उसी डायरेक्शन में मूव होगी जिस डायरेक्शन में वेव जाता है। तो इस किस्म के वेव को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। लिहाजा साउंड वेव जो है ये हमारे पास कहलाता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, ट्रांसफर वेव भी होते हैं, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की हम बात कर रहे हैं कि साउंड वेव जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव होते हैं। और लॉन्गिट्यूडनल वेव वो होता है कि जिस डायरेक्शन में वेव्स मूव कर रहा होता है उसी डायरेक्शन में वेव के पार्टिकल्स जो है वो मूव कर रहे होते हैं। तो लिहाजा हम ये कहेंगे कि ये हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। और चूंकि हम इसको मैकेनिकल वेव्स भी कहते हैं, इसलिए मैकेनिकल वेव्स कहते हैं साउंड वेव्स को, चूंकि जब वेव्स एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही होती है तो उसके लिए मीडियम की जरूरत होती है। यहाँ मीडियम क्या है? ये एयर पार्टिकल्स है। चूंकि ये एयर है इसमें बेशुमार पार्टिकल्स होते हैं, तो लिहाजा इसी वजह से पार्टिकल्स जो है वो मीडियम की सूरत में यहाँ मौजूद है। तो लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि साउंड वेव जो है वो एयर के थ्रू जो है वो मूव करती है फ्रॉम एयर टू देयर, ठीक है। अच्छा, अब अगर पार्टिकल्स ना हो, एयर पार्टिकल्स ना हो, यानी स्पेस हो, तो हमें साउंड सुनाई नहीं देगा। इसकी एक सिंपल सी मिसाल हम आपको देते हैं, वो ये देते हैं कि अगर आप एक ड्रम लें छोटा सा, उसके अंदर जो है वो आप बैल जो है ना फिक्स कर दें, और उसके बाद वो जो छोटा सा जो ड्रम होगा उसमें से आप एक ऐसा जो है वो ट्यूब बना दें या रास्ता बना दें कि जहाँ से अंदर से जो ड्रम के जो अंदर मौजूद एयर पार्टिकल्स होते हैं वो वहाँ से निकल जाएगा। तो जब एयर पार्टिकल निकल जाएगा और जब उस जो है वो बैल को जब आप बजाएंगे तो हमारे कानों में साउंड जो है वो बहुत कम सुनाई देता है। जैसे जैसे पार्टिकल जो है वो उस ड्रम से पास होते जाएंगे उसके अंदर वो स्पेस क्रिएट करता जाएगा, तो जो बेल है उसकी साउंड जो है वो हमारे कानों तक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि ये हमने आपको बताया कि जो साउंड वेव्स है उसके लिए पार्टिकल्स की जरूरत होती है, और जब एयर पार्टिकल्स ही उस ड्रम्स के अंदर मौजूद नहीं है तो फिर बेल का जो आवाज़ है वो हमारे कानों तक नहीं आएगी। यही वजह है कि हम ये कह सकते हैं कि एयर पार्टिकल्स ना होने की वजह से साउंड वेव जो है हम सुन नहीं सकते, या साउंड को हम अपने कानों तक सुन नहीं सकते। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि साउंड वेव के लिए ज़रूरी है कि एयर पार्टिकल्स जो है वो या मीडियम की सूरत में जो है वो मौजूद हो। अच्छा, मीडियम जो है वो ये भी हो सकता है क्योंकि साउंड जो है सॉलिड में भी जो है वो साउंड वेव जो है वो गुजर सकता है, इसी तरह लिक्विड में भी और गैस में भी। लेकिन याद रखिएगा
कि जो साउंड वेव्स जो होता है ना वो सबसे तेज जो होता है वो सॉलिड में जो है वो मूव करता है। इसकी मिसाल ये होता है कि सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ज़्यादा पैक्ड होते हैं। पैक्ड होने की वजह से जब उसको हम देखते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं क्लोज होने की वजह से, जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम ये रॉड की बात कर लें और इसके पार्टिकल्स की बात कर लें तो देखें हमें नज़र आ रहा है कि इसके पार्टिकल एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। अब बहुत ज़्यादा क्लोज होने की वजह से क्या होता है कि अगर हम मिसाल के तौर पर इस पॉइंट की बात करते हैं, यहाँ अगर हम इसको ए कहते हैं, इसको बी कहते हैं, अगर यहाँ इसको हम हैमर करें, इसको इसकी हथौड़ी से अगर हम इसको ज़रब लगाएं तो यहाँ अगर कोई शख्स है कानों में इसको अपने इस एयर रॉड्स को अपने एयर के करीब ले जाए, कान के करीब ले जाए तो उसको फौरी तौर पर जो है आवाज़ सुनाई देती है। तो इसका मतलब ये होगा कि जो साउंड है वो पार्टिकल से इस पार्टिकल से इस पार्टिकल है, इसको प्रूफ के इसे ट्रांसफर के इस पार्टिकल है, इसको ट्रांसफर के एक वक्त होता है कि बहुत तेजी के साथ जो है वो आवाज़ जो है वो सुनाई देता है। तो हम कह सकते हैं कि सॉलिड के अंदर जो है वो साउंड वेव जो है वो ज़्यादा होता है, ये साउंड जो है बहुत तेज़ी से मूव कर रहा होता है। बनिस्बत अगर हम बात करते हैं लिक्विड की या गैस की, क्योंकि गैस के पार्टिकल जो है वो बहुत दूर दूर होते हैं, लिहाजा इस वजह से साउंड जो वेव्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में काफ़ी टाइम लेता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर साउंड वेव्स की बात करें कि ये किस मीडियम में बहुत तेज़ी से मूव करते हैं तो हम कहेंगे सॉलिड में। ठीक है, सॉलिड में जो है ये बहुत जो है वो तेज़ी के साथ जो है वो मूव कर रहा होता है ड्यू टू बहुत क्लोज पैक इसके अंदर इसके पार्टिकल्स होते हैं, लिहाजा आसानी से जो है वो एक दूसरे को एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, यहाँ तक कि हम जो है वो साउंड जो है एक पॉइंट बी पे जो है आसानी से सुनाई देता है। तो ये जो थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन थी या डिटेल थी, ये हमने साउंड के बारे में बताया कि साउंड क्या होता है, साउंड के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है और साउंड किस तरह प्रोड्यूस होता है और साउंड जो है कौन से जो है वेव्स प्रोड्यूस करता है और उस वेव्स की नेचर क्या है। और उसके बाद अगर हमने ये बताया कि साउंड जो है वो किस किस्म के मीडियम में जो है वो बहुत तेज़ी के साथ जो है वो मूव कर रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने साउंड बताया। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि लाउडनेस क्या है। ठीक है, अच्छा, अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाउडनेस की अगर हम बात करें तो लाउडनेस का मतलब ये होता है कि देखिए आवाज़ जो है बहुत ऊंची भी होती है, बहुत मध्यम भी होती है। अब मिसाल के तौर पर जब दो दोस्त अगर आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं तो साउंड जो है वो उनकी नॉर्मल ही रहेगी, लेकिन अगर कोई शख्स जो है वो वही शख्स अगर जो है वो क्लास में लेक्चर दे रहे हैं या किसी मजमे में जो है वो एड्रेस कर रहे हैं, तकरीर कर रहे हैं, तो उस वक्त उनका लाउडनेस जो है वो बढ़ जाता है। ये जनरल सी बात है, आपने भी अपनी लाइफ में इसको ऑब्जर्व किया होगा। तो ये कहलाता है कि लाउडनेस मुख्तलिफ सिचुएशंस के बेस पे लाउडनेस जो है वो मुख्तलिफ होती है, कभी लाउडनेस जो है वो कम होती है, कभी बहुत ज़्यादा होती है। तो बेसिकली हम ये बात करते हैं कि लाउडनेस जो है वो किस पर डिपेंड करता है या उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाउडनेस की बात कर लेते हैं, लाउडनेस ऑफ साउंड। Characteristics of loudness of sound। देखिए बेसिकली अगर हम बात करें ना तो इसके कुछ पॉइंट्स होते हैं। नंबर वन, अगर हम बात करते हैं तो हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। अच्छा, अब एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड का मतलब ये होता है कि अगर हम यहाँ से आपको मिसाल दें इस तरह कि जैसे अगर वेव्स की सूरत इस तरह मूव कर रहे हैं ना, तो देखिए आप, इसका मतलब ये इसकी मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन से जो इसकी हाइट है ना, बेसिकली जितना ये मूव किया ये इसकी एम्पलीट्यूड को जाहिर करता है, ये इसको एम्पलीट्यूड को जाहिर करते हुए आप देखिएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मीन पोजीशन जो मैक्सिमम जो है वो डिस्प्लेसमेंट है वो बेसिकली एम्पलीट्यूड कहलाता है। तो अब यहाँ कहता है एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी में जो है वो लाउडनेस जो है, लाउडनेस ऑफ साउंड जो है वो डिपेंड करता है। वो किस तरह से गौर करते हैं, देखिए मिसाल के तौर पर अगर हम बात करते हैं, ये हमारे पास एक जो है वो ढोल है, ठीक है जी, इस तरह हम अगर कहते हैं। अब अगर हम इसमें ज़र्ब लगाते हैं, ठीक है, तो अब अगर हम इसको जो है वो ज़्यादा फोर्स के साथ करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ आता है और ये बहुत ऊपर की तरफ मूव कर जाता है ज़्यादा फोर्स लगाने की वजह से। अब जब ज़्यादा फोर्स से इसको जो है हम हिट करते हैं तो साउंड क्या होता है,
लॉर्डनेस इंक्रीज हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने इस पर ज्यादा कुवत के साथ अप्लाई किया फोर्स तो इसकी लॉर्डनेस इंक्रीज हो गई। लॉर्डनेस इंक्रीज हो गई तो इसका जो वेव लेंथ, ये जो एम्पलीट्यूड है, ये मीन पोजीशन अगर समझे तो ये एम्पलीट्यूड है, ये देखिए ये इंक्रीज हो गया। तो अगर एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो रहा है तो लॉर्डनेस भी इंक्रीज हो रही है। अच्छा, दूसरी सूरत में अगर हम इसको बहुत ही मामूली सा जो है वो ज़र लगाते हैं, ज्यादा फोर्स के साथ नहीं, तो क्या होगा? देखिए एम्पलीट्यूड मिसाल के ऊपर यहाँ आ रहा है, एम्पलीट्यूड यहाँ आ रहा है, तो देखा आपने ये मीन पोजीशन है। अब जरा गौर कीजिए क्या हो रहा है कि जब हम इस पर हिट जो है बहुत मामूली सा अप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? लॉर्डनेस ऑफ साउंड भी कम हो रहा है। जब लॉर्डनेस ऑफ साउंड कम होता है तो हम ये देखते हैं कि इनके दरमियान इसकी जो एम्पलीट्यूड है, जाहिर सी बात है वो भी कम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब एम्पलीट्यूड किसी वाइब्रेटिंग बॉडी की इंक्रीज होगी तो डेफिनेटली लॉर्डनेस ऑफ साउंड भी इंक्रीज होगा। एम्पलीट्यूड अगर डिक्रीज होगी किसी वाइब्रेटिंग बॉडी की तो लॉर्डनेस ऑफ साउंड भी डिक्रीज होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी पे जो है वो क्या होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लॉर्डनेस ऑफ साउंड के। तो यहाँ एक कंडीशन हमने लिख दिया, एम्पलीट्यूड of the vibrating body directly proportion to क्या होता है? लॉर्डनेस ऑफ साउंड। लॉर्डनेस ऑफ साउंड, लॉर्डनेस ऑफ साउंड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मैंने यहाँ आपको मिसाल देकर बता दिया कि एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा होगा वो लॉर्डनेस ऑफ साउंड उतनी ही ज्यादा होगी, एम्पलीट्यूड जितना कम होगा लॉर्डनेस ऑफ साउंड उतनी ही कम सुनाई देती है। तो ये तो हो गया हमारे पास लॉर्डनेस ऑफ। अच्छा, एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग, दूसरा इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है लॉर्डनेस का वो होता है एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, BOD में बॉडी। अच्छा, दूसरा देखिए एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी से क्या मुराद है? देखिए अगर किसी बॉडी को हम हिट करते हैं और उसका एरिया छोटा है तो लाउडनेस ऑफ साउंड कम सुनाई देगा, डिक्रीज रहेगा। अगर एरिया बड़ा है तो लाउडनेस ऑफ साउंड ज्यादा हो जाएगा। वो किस तरह देखते हैं? अगर मिसाल के तौर पर हम ये कहते हैं कि हमारे पास एक छोटा सा, जिसको हम कहते हैं ढोलकी, छोटा सा एरिया होता है, उस पर अगर हम ज़र लगाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है? लाउडनेस ऑफ साउंड सुनाई देता है लेकिन कम। अगर बनिस्बत अगर हम बहुत बड़ा एक होल ले लेते हैं और उस पर अगर हम उसको ज़र लगाते हैं तो उसमें लाउडनेस ऑफ साउंड इंक्रीज हो जाती है। जनरल सी बात है, आपके प्रैक्टिस में होगा यकीनन। तो क्यों होता है ऐसा? देखिए बात ये है कि अगर हम इसकी बात कर लेते हैं कि जैसे मैंने ये देखिए बताया आपको, और एक हमने ये बनाया है। अब देखिए ये हम कह सकते हैं छोटा सा ढोलकी है, अगर इसको अगर हम हिट करेंगे तो आवाज इसमें से भी आएगी, लेकिन लाउडनेस कम, साउंड की जो आवाज है वो माइक ज्यादा बढ़ नहीं होगी। लेकिन अगर हम इसको हिट करते हैं बहुत तेजी के साथ तो क्या होगा कि इसकी आवाज इसके मुकाबले में ज्यादा होगी। वजह यह है कि ये एरिया, अब आप देखें कितना ज्यादा एरिया है। अब इसकी एरिया की बात करें, छोटा है, कम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एरिया स्मॉल होगा तो लाउडनेस ऑफ साउंड भी जो है वो स्मॉल यानी कम होगी। एरिया ज्यादा होगा तो हम कहेंगे लाउडनेस साउंड भी इंक्रीज कर जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि लाउडनेस ऑफ साउंड जो है वो डिपेंड करती है एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी पे, कि अगर कोई वाइब्रेटिंग बॉडी का एरिया ज्यादा है तो लाउडनेस ऑफ साउंड इंक्रीज कर जाएगी, और अगर किसी वाइब्रेटिंग बॉडी का एरिया कम है तो लाउडनेस ऑफ साउंड डिक्रीज कर जाएगी। तो हम यहाँ ये कहते थे हक बजाने में कि एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी जो है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है लाउडनेस ऑफ साउंड। हम ये लिख सकते हैं एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शन ऑफ लाउडनेस ऑफ साउंड। ठीक है, लाउडनेस ऑफ साउंड, तो जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ही लाउडनेस ऑफ साउंड या साउंड की आवाज बहुत ज्यादा हमें सुनाई देगी। इसकी एक मिसाल और भी हमें आपको इस तरह देख सकते हैं कि जैसे जैसे मैंने अभी जिक्र किया था कि ट्यूनिंग फोक है, अगर उसको रबर पे मार कर महसूस करें तो उसको वाइब्रेट कर रहा होता है, आवाज महसूस होता है, लेकिन क्या होता है एरिया कम होने की वजह से आवाज कम होता है ट्यूनिंग फोक पे। अब उसी ट्यूनिंग फोक को अगर हम टैबल पे रख देते हैं, तो टैबल पे रखते हैं तो क्या होता है कि आवाज फौरन ज्यादा बढ़ जाता है, यानी लाउडनेस इंक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि एरिया बढ़ गया।
एरिया बढ़ जाने की वजह से लॉर्डनेस इंक्रीज हो गया। तो ये एक मिसाल है कि एरिया जब भी किसी वाइब्रेटिंग बॉडी का इंक्रीज होगा तो लॉर्डनेस ऑफ साउंड भी इंक्रीज हो जाएगी। तो एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लॉर्डनेस ऑफ साउंड, ठीक है। अगर एरिया कम होगा तो लॉर्डनेस ऑफ साउंड कम होगी, एरिया ज्यादा होगा तो लॉर्डनेस ऑफ साउंड ज्यादा होगी। अच्छा, तीसरा अगर हम बात करते हैं तो वो होता है डिस्टेंस। डिस्टेंस ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी, फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी। अब जैसे देखें, अगर हम जहां खड़े हैं, जहां म्यूजिक है बज रहा है, सोर्स वो है और हम भी यहाँ मौजूद हैं। अब अगर हम उस म्यूजिक जहां वो बज रहा है, वो सॉन्ग या म्यूजिक जो भी है, तो अगर हम वहाँ करीब में हैं तो साउंड ज़्यादा हमें सुनाई देगी, तो लाउडनेस ऑफ साउंड ठीक है। जैसे जैसे हम उस सोर्स से दूर होते चले जाएंगे, क्या होगा? दूर होते चले जाएंगे सोर्स से, जहाँ से आवाज़ आ रही है वहाँ से अगर दूर होते चले जाएंगे तो क्या होगा? हमारे कानों में आवाज़ कम सुनाई देगी। इसका मतलब लाउडनेस डिक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि हमने डिस्टेंस इंक्रीज कर दिया है, हम उस सोर्स से ज़्यादा दूर होते जा रहे हैं। तो ज़्यादा दूर होने की वजह से हमें सुनने में सुनाई जो है वो कम देगी, तो लिहाजा लाउडनेस ऑफ साउंड डिक्रीज कर रही है। अच्छा, अब अगर हम दोबारा आ रहे हैं करीब, जहाँ सोर्सेज है, जहाँ से आवाज़ आ रही है, उस सोर्सेज के करीब हम जा रहे हैं। देखिए, गौर करें, जब हम उसके करीब जा रहे हैं तो आप देखेंगे जैसे जैसे हम करीब हो रहे हैं तो लाउडनेस ऑफ साउंड इंक्रीज कर रही है, और एक वक्त आएगा कि हम उसके करीब पहुंचते हैं तो हम देखेंगे कि लाउडनेस ऑफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसका मतलब आपको अंदाजा हो गया कि डिस्टेंस पे भी जो है वो लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड कर रही है। ये एक वो फिनोमिना है कि जिसको आप आगे पढ़ेंगे, जिसको हम कहते हैं डॉपलर इफेक्ट। ये डॉपलर इफेक्ट एक कॉन्सेप्ट है जो कि आपने आगे पढ़ना है, लेकिन फिलहाल हमने आपको सिर्फ ये बताना है कि लाउडनेस ऑफ साउंड जो है वो डिपेंड करती है डिस्टेंस ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी पे। जैसे जैसे डिस्टेंस कम होगा तो लाउडनेस ऑफ साउंड इंक्रीज हो जाती है, और सोर्स से जैसे जैसे डिस्टेंस आप इंक्रीज करेंगे या दूर होते चले जाएंगे तो लाउडनेस ऑफ साउंड आपकी डिक्रीज होती चली जाएगी। तो हम ये कहेंगे कि डिस्टेंस ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी जो है, हम कह सकते हैं डिस्टेंस ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, शॉर्टकट में लिखिए वाइब्रेटिंग बॉडी के जो है इनवर्स प्रोपोर्शन है लाउडनेस ऑफ साउंड इनवर्स प्रोपोर्शन है। क्या मतलब कि जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे या सोर्स से दूर होते चले जाएंगे तो लाउडनेस जो है साउंड की वो कम होती चली जाएगी। तो देखिए, डिस्टेंस इंक्रीज कर रहे हैं तो लाउडनेस ऑफ साउंड डिक्रीज हो रही है। तो ये रिलेशन क्या होता है? इनवर्स कहलाते हैं, और इनवर्स हमेशा फ्रैक्शन में लिखते हैं। और इसी तरह अगर डिस्टेंस जो है वो कम होती चली जाएगी, मिसाल के तौर पर जहाँ साउंड बज रहा है या आवाज़ आ रही है, आप उस आवाज़ के करीब पहुँच रहे हैं, साउंड के करीब पहुँच रहे हैं, तो क्या होता है? लाउडनेस आपकी इंक्रीज कर जाएगी। तो इसका मतलब डिस्टेंस अगर कम होगा तो लाउडनेस इंक्रीज कर जाएगी, डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो लाउडनेस डिक्रीज कर जाएगी। तो ये रिलेशन जो होता है इन दोनों के दरमियान कहलाता है इनवर्स प्रोपोर्शंस। तो ये है सिंपल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, जिसके बारे में हमने आपको बताया कि एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी और डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी। तो ये आज हमने कुछ डिस्टेंस इसके बारे में, एक कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताया है। फर्दर इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये जो मैंने बताया है ये समझ आ गया होगा। तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपको समझाएंगे। इस वीडियो को बार बार जो है उसको समझें ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए। आपको जब आप इसकी क्वेश्चन के आंसर याद करेंगे तो आपको बहुत आसानी से जो है समझ में जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास का वाइंड अप करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।